गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट प्लीज़ वहाँ जाकर इसका पहला पार्ट देख लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो डू यू नो wool industry is an important source of livelihood for many people in our country। हमारी कंट्री में जो वूल इंडस्ट्री में क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, सोर्स है लाइवलीहुड। मतलब बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं जिससे उनका लाइफ चलती है। So the people who do the job of the sorting means separating the fleece of the sheep into fibers of the different qualities are sorters। तो हमने एक प्रोसेस का पार्ट पढ़ा था, दैट इज़ अ सॉर्टिंग, कि जब फ्लीस निकाली जाती है शीप से, उसको डर्ट एंड स्वेट को क्लीन कर दिया जाता है, उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है जिसमें जो फाइन क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं उनको लो क्वालिटी से डिफरेंट करते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं। सो वो वाले लोग जो सॉर्टिंग का काम करते हैं फ्लीस का इनटू द फाइबर्स ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज़, और उन लोगों को क्या कहते हैं जो ये जॉब करते हैं? सॉर्टर्स, क्योंकि वो सॉर्टिंग करते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड एज अ सॉर्टर्स। सो द जॉब ऑफ अ सॉर्टर्स इज वेरी रिस्की। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सॉर्टर्स की जॉब होती है ना, ये बहुत रिस्की होती है। बाय बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड द बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या बोलते हैं? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्योंकि जो ये सॉर्टर्स होते हैं दे आर लाइकली, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं बैक्टीरिया से, उनको हो सकता है बहुत जल्दी कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन? बैसिलस एंथ्रेसिस का। विच कॉज अ डेडली ब्लड डिजीज़। जो क्या है, क्या कॉज करता है ये बैक्टीरिया? एक बहुत डेडली ब्लड डिजीज़ को कॉज करता है जिसको बोल देते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। क्योंकि ये मेनली सॉर्टर्स में होता है तो इसका नाम ही रख दिया सॉर्टर्स डिजीज़। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ अ सॉर्टर डिजीज़। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ऑल्सो। ऑक्यूपेशन आपको पता होगा जिससे लाइवलीहुड चलती है किसी की, है ना। सो ये ऑक्यूपेशन है सॉर्टर्स का, जिससे सॉर्टर्स डिजीज़ होती है, इसलिए हम इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी कह देते हैं। बिकॉज द पर्सन कैचेज दिस डिजीज़ वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज वर्क। सो किसी पर्सन की क्या काम करता है, नेचर ऑफ हिज वर्क, उस पर अगर कोई डिजीज़ डिपेंड है तो उसको बोल देते हैं हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोल देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम MCQs। वूल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मीन्स वूल जो है हमें किससे नहीं मिलती? शीप, कश्मीरी गोट, याक और अ काव। सो आंसर इज काव। काव से हम वूल नहीं लेते हैं, राइट। सो द कोर्स वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोर्स वूल देखो यहाँ पे लिखा है कोर्स वूल। सो दिस इज अ कोर्स वूल, तो ये कहाँ से मिली है हमें? मारवाड़ी से। सो कोर्स वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मारवाड़ी क्वालिटी, ठीक है। ये ब्रीड्स के नेम है मारवाड़ी। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? डर्ट को रिमूव करना। सॉर्टिंग क्या होता है? हाई क्वालिटी को लो क्वालिटी से अलग करना। शेयरिंग क्या होता है? उसकी बॉडी में से हेयर को रिमूव करना। एंड कॉमिंग क्या होता है? जो उसके ऊपर फ्लिक्स पेपर्स होते हैं उसको रिमूव करने को बोलते हैं हम कॉम्बिंग बोलते हैं। सो आंसर इज शेयरिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूविंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। नाउ आफ्टर स्कोरिंग द नेक्स्ट प्रोसेस इज, जब हम शीप के जो फ्लीस से लिया उसकी डर्ट को क्लीन कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है? देखो ये रहा स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद आता है सॉर्टिंग। तो कौन सा प्रोसेस आता है आफ्टर स्कोरिंग? दैट इज अ सॉर्टिंग, राइट। सो नेक्स्ट इज द फ्लीस ऑफ शीप इज कॉम्ड टू रिमूव। जो फ्लीस है शीप की उसको कॉम्ब किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू रिमूव डस्ट? नो। टू रिमूव डर्ट? नो। टू रिमूव बर्ड्स? यस। एंड ग्रीस? नो। क्योंकि डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए स्कोरिंग की जाती है। सो आंसर इज बर्ड्स, कि बर्ड्स को रिमूव करने के लिए कॉम्बिंग की जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सिल्क। तो अभी हमने यहाँ पे क्या फिनिश कर लिया? हमने अपना टॉपिक फिनिश कर लिया, दैट इज़ अ वूल, कि वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, किस तरीके से हमें वूल के फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ थी और क्या किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क इज़ अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड अ शाइनी फाइबर। आपने देखा होगा सिल्क की साड़ीज़ आपके पेरेंट्स पहनते होंगे, मम्मा, तो उसमें क्या होगा कि जो सिल्क होती है आप कैसा देखते हो उसको? बहुत फाइन क्वालिटी का फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट एंड शाइनी। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो ये कहाँ से मिलता है? सिल्क कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये कुकून एक
लाइफ का पार्ट होता है सिल्क वॉर्म का, जब सेपरेट किया जाता है सिल्क को फ्रॉम द सिल्क वॉर्म से। आगे आप पढ़ोगे तो आएगा कुकून। सो कुकून इज दिस। इस टाइम पे इस सिल्क वॉर्म के जब कुकून बन जाता है तो इस टाइम पे सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। और सिल्क किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। और सिल्क क्या है? नेचुरल फाइबर, मतलब नेचुरल बना हुआ है, आर्टिफिशियली नहीं बना है। सो सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिंस सिल्क इज़ एन एनिमल प्रोटीन, अब ये क्या है? इंसेक्ट ने ही तो प्रोटीन बनाया है। तो सिंस इट इज़ एन एनिमल प्रोटीन इट गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो अगर ये जलता है तो कैसी स्मेल देता है? जैसे हेयर बर्न हो रहे होते हैं, व्हेन बर्न्ड। तो जब इसको जलाते हैं फाइबर्स को तो ये ऐसी स्मेल देता है कि जैसे हम हेयर को बर्न करने होते हैं, बिकॉज इट इज़ एन एनिमल प्रोटीन। इट इज़ अ कॉस्टली फाइबर। अब ये कॉस्टली भी होता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस, क्योंकि इसकी जो शाइनिंग होती है वो नेचुरली होती है। ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न। तो जैसे सिल्क के गोले नहीं बनते जैसे वूल के, तो आपने देखे होंगे, ऐसे सिल्क के यार्न्स बनते हैं विच इज़ यूज फॉर मेकिंग अ सिल्क क्लॉथ, और जिससे फिर सिल्क का कपड़ा बना लिया जाता है। दिस सिल्क क्लोथ इज देन यूज फॉर मेकिंग साड़ी एंड अदर ड्रेसेस। तो कोई भी फिर उसका कुछ भी साड़ी या अदर ड्रेसेस बनाती है तो उस सिल्क क्लोथ को यूज़ करके बना ली जाती है। The rearing of the silkworm for obtaining silk is called sericulture. Rearing होता है पालना, सिल्क वॉर्म को पालना, उनकी केयर करना, किस चीज़ के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सो चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। और चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया एंड जापान। और आफ्टर चाइना इंडिया और जापान भी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, जैसे हमने ये पढ़ा था कि वूल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, अब हम देखेंगे कि सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। बट बिफोर सी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ। उससे पहले हम जो सिल्क मोथ है उसका लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, द फीमेल सिल्क मोथ lay pale yellow eggs on the leaves of a tree such as the mulberry tree. ये एक अडल्ट सिल्क मोथ है। ये जब एग्स को ले करती है, येलो कलर के होते हैं, यूजुअली मलबेरी लीव्स के ऊपर ये अपने एग्स को ले करती है। देन सेकेंड, द एग हैच इन 2 weeks टाइम टू फॉर्म अ वर्म लाइक लावा कॉल्ड द कैटरपिलर और द सिल्क वर्म। आफ्टर 2 weeks, जब जैसे ही 2 weeks पूरे होते हैं तो उसमें से क्या हैच, मतलब इसके जो एग्स होते हैं वो फूट के क्या बाहर निकलता है? लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर भी बोलते हैं, और इसी को हम सिल्क वॉर्म बोल देते हैं। द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज। तो जिसपे ये एग्स ने हैचिंग करी उसी ये लीव्स को खाकर ये क्या करते हैं? ये बड़े होते हैं और इनका साइज भी क्या होता है? बिगर होता रहता है। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्क वॉर्म शेड देयर स्किन 4 times वाइल दे ग्रो। तो जब ये लार्वा होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं उस टाइम पे ये अपनी 4 times अपनी स्किन को ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? दे चेंज देयर स्किन 4 times वाइल दे ग्रो। सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म। और ये सिल्क स्टार्टिंग में किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। इन द 2 glands इन द सिल्क वॉर्म हेड। तो ये सिल्क वॉर्म का जो हेड है वहाँ पे 2 glands होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं इन अ लिक्विड फॉर्म सिल्क। ठीक है, now the silkworm is ready to enter the next stage of its development called the pupa. अब इसके बाद क्या है? ये जो लार्वा है ये 4 times अपनी स्किन को चेंज करके बड़ा होता रहता है और इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपनी नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज कॉल्ड अ प्यूपा. Each silkworm begins spinning a cocoon by moving its head in the pattern of the figure 8. और ये प्यूपा क्या होता है? बाद में अपने हेड को ये 8 की फॉर्म में ऐसे मूव करता रहता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुकून में डेवलप हो जाता है. ठीक है, अगेन मैं रीड करती हूँ. एक बार तो प्यूपा बन गया. ईच सिल्कवर्म बिगिन स्पिनिंग, ऐसे ऐसे मूव करता है 8 की फॉर्म में. अ कुकून, प्यूपा कुकून बनता है by moving its head in the pattern of figure 8. ठीक है, ड्यूरिंग these movements of the head, जब ये अपनी हेड को मूव कर रहा होता है 8 की
फिगर में द सिल्क वॉर्म सिक्रीट सिल्क इन लिक्विड, तो जो इसके हेड में हमने देखा था ना 2 ग्लैंड्स होते हैं जो सिल्क को सिक्रीट करते हैं ना लिक्विड फॉर्म, तो ये अब क्या करता है, जब वो स्पिन कर रहा होता है तो उसके हेड से सिक्रीट होती है सिल्क इन लिक्विड फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन हेड्स, तो उसके हेड्स पे प्यूपा के 2 ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से सिल्क सिक्रीट होता है इन अ लिक्विड फॉर्म। लिक्विड सिल्क इज कोटेड विद सेरिसिन, और उस लिक्विड के सिल्क के ऊपर एक कोटिंग होती है जो किसकी होती है, सेरिसिन की होती है। अ वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव गम, और ये सेरिसिन क्या है, एक पानी में घुलने वाला प्रोटेक्टिव गम है। एंड सॉलिडिफाइड, और ये सॉलिड बन जाता है, पहले तो लिक्विड था। लिक्विड सिल्क इज कोटेड विद सेरिसिन, आफ्टर दैट इट सॉलिडिफाइड्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो वो जो लिक्विड सिक्रेट हो रहा था अब ये एयर के कांटेक्ट में आने पर सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, और क्या बना देता है, सिल्क का एक फाइबर बना देता है। तो जो प्यूपा है ये अपने टाइनी पोर से जो हेड में प्रेजेंट है लिक्विड सिल्क को सिक्रीट करता है, दैट बिकम सॉलिडिफाइड, और अपने ऊपर ही ये उस सिल्क फाइबर को लपेटता रहता है। ठीक है, विद इन 2-3 days द सिल्क वॉर्म कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विद द सिल्क, और 2-3 days में क्या होता है, ये अपने आप को पूरा का पूरा सिल्क से कवर कर लेता है, फाइबर से। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कुकून। तो जब प्यूपा अपने आप को 2-3 days में पूरा कवर कर लेता है बाय द सिल्क वॉर्म, सिल्क फाइबर, तो उसको हम बोल देते हैं कुकून। और ये सिल्क फाइबर क्यों बनाता है अपने ऊपर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो द कुकून इज मेड बाय द सिल्क वॉर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा, क्योंकि अभी ये प्यूपा है, प्यूपा अपने ऊपर ये सिल्क फाइबर को लपेट लेता है और अंदर ही अंदर अभी ये ग्रो होना चाहता है, तब तक ये अपने आप को सेफ रखना चाहता है, इसलिए अपने आप को कुकून में कवर कर लेता है। When the pupa enclosed in cocoon, जब प्यूपा इस कोकून में एनक्लोज होता है, अंदर होता है, डेवलप फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मोथ, तब तक ये अंदर ग्रो करता रहता है, और कब तक, जब तक ये एडल्ट सिल्क मोथ नहीं बन जाता। देन द कोकून स्प्लिट्स अप, और उसके बाद क्या होता है, ये कोकून जो होता है इसे फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट, और इसके क्या बाहर निकलती है, ब्यूटीफुल सिल्क मोथ जो है वो बाहर निकलती है। एंड एडल्ट सिल्क मोथ लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज, और ये सिल्क मोथ की जो लाइफ होती है ओनली फ्यू डेज की होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म, अंडरस्टूड। Now let's do some MCQs. Which of the following is not an animal fiber? Polyester, wool, silk, पश्मीना। वूल, सिल्क और पश्मीना सारे के सारे एनिमल फाइबर्स हैं, बट जो पॉलिस्टर है दैट इज अ आर्टिफिशियल फाइबर। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अभी हमने देखा कि सिल्क वॉर्म्स को पालना, रियर करना फॉर ऑब्टेनिंग अ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन? दैट इज अ China. The silkworm spins cocoon in the pattern of O1, 8 or a 6. We know that they spin in the pattern of 8. The eggs of the silkworm hatch in. So जो egg होते हैं silkworm में कितने weeks में hatch होते हैं? 2 weeks. 2 weeks लग जाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा था the eggs hatch in 2 weeks time to form worm like larva. So कितना टाइम लगता है? 2 weeks लगते हैं, ठीक है। now come to the rearing of the silkworm, कि पाला कैसे जाता है, कैसे उनकी केयर की जाती है, ठीक है। For obtaining silk moth are reared and then cocoons are collected to get silk threads. अब क्या है, सिल्क वॉर्म्स को पालना किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क। और क्या करते हैं वो लोग, देर कुकून्स कलेक्टेड। तो जब इस स्टेज पे पहुंच जाती है सिल्क वॉर्म, तो तब ना कुकून को कलेक्ट कर लिया जाता है उनके सिल्क थ्रेड को ऑब्टेन करने के लिए। Rearing of the silkworm means to look after the silkworm by providing them proper food and the shelter. So ऐसा नहीं है कि सिल्कवॉर्म को हमने लीव्स पे छोड़ दिया, वो अपने आप ग्रो कर लेंगी, उनकी केयर करनी होती है, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना होता है एंड द शेल्टर, उसको बोलते हैं रियरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म। इन अ सिल्क फॉर्म द फीमेल सिल्क मॉथ्स आर केप्ट इन सेपरेट लिनन बैग्स। तो सिल्क फॉर्म में क्या करते हैं, जहाँ पे इनको पाला जाता है
जो फीमेल सिल्क मॉथ होती हैं उनको लिनिन के पतले कपड़े के बैग में अलग से रखा जाता है, विच आर केयरफुली डिसइंफेक्टेड। जो कैसे होते हैं, डिसइंफेक्टेड होते हैं, उसमें कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होती है। सर ईच फीमेल सिल्क मॉथ लेज 200 to 500 एग्स एट अ टाइम, और एक टाइम पे जो एक सिल्क मॉथ होती है 200 to 500 एग्स को देती है। द एग्स आर kept in a perforated cardboard boxes on a bamboo trays under the hygienic and the suitable temperature and the humidity conditions। अब जो ये एग्स ले हुए हैं सिल्क मॉथ से, इन एग्स को परफोरेटेड कार्डबोर्ड, मतलब वो कार्डबोर्ड जिसकी साइड्स में होल बने हुए हैं, परफोरेशन की हुई है फॉर द एयर, ऑन अ बैम्बू ट्रेज, और किस पे रखे होते हैं, बैम्बू के ट्रेज पे, अंडर द हाइजेनिक, साफ सुथरी होती है, एंड द सुटेबल टेम्परेचर, जो उनकी ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस होती हैं, उनमें उन एग्स को रखा जाता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर इन अ इंक्यूबेटर। देखो अब उनको, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, हैचिंग अच्छे से हो, तो उनको क्या देते हैं, सुटेबल टेम्परेचर भी देते हैं इन एन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स इनसाइड विच अ सब्सटेंस कैन बी केप्ट। तो वो इंक्यूबेटर होता है, एक बॉक्स है जिसके टेम्परेचर को हम इलेक्ट्रिकली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, टू कैप डिजायर टेम्परेचर, ताकि जितना टेम्परेचर हमने रखना है उसको हम उसके अकॉर्डिंग रख पाएँ। फॉर द लावा टू हैच फ्रॉम एग्स, ताकि एग से लावा जो है वो बाहर निकल पाए। अ परफोरेटेड शीट ऑफ अ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और अ ट्रे एंड द चॉप्ड मलबेरी लीव्स आर स्प्रेड ओवर इट। और क्या करते हैं, उनके ऊपर एक परफोरेटेड शीट, मतलब जिनमें होल बने हुए हैं, पेपर को उसके ऊपर रख देते हैं, हैचिंग बॉक्स के ऊपर और ट्रे के ऊपर, और जो चॉप्ड मतलब छोटे छोटे पीस किए हुए मलबेरी लीव्स के उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। When the larva, silkworm or a caterpillar hatch out of the eggs, they feed on mulberry leaves। तो जैसे ही लावा हैच आउट होता है वो उन मलबेरी लीव को खाने लग जाता है। दे ईट डे एंड नाइट, वो दिन भर रात भर खाते रहते हैं, एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और क्या है, अपने साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, रात दिन खाते ही रहते हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, और 25-30 डेज में क्या होता है, द सिल्कवॉर्म स्टॉप ईटिंग, तब उनका पेट भर जाता है, दे स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ अ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कोकून। और तरफ उसके बाद वो एक तरफ जाके एक चैम्बर में, बैम्बू में ही होते हैं वो, और वहाँ पे स्पिन करने लग जाते हैं टू फॉर्म अ कोकून, ठीक है। स्मॉल रैक्स और द ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रे टू विच कोकून आर अटैच्ड। ट्विग्स क्या होती है, छोटी छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं, और स्मॉल रैक्स उनको पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि कोकून उनसे जाके अटैच हो जाए। अ सिल्क वॉर्म कंप्लीट इट्स कोकून विच इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो कोकून बनता है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इन अबाउट 5 डेज। और कितना टाइम लगता है, 5 डेज, बाय प्रोड्यूसिंग अबाउट 600 to 1200 मीटर्स ऑफ थिन सिल्क फाइबर। तो मतलब एक कोकून जो बनता है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और उसके ऊपर जितना फाइबर लिपटा होता है वो कितना लंबा होता है, वो फाइबर 600 से लेकर 1200 मीटर एक थिन सिल्क फाइबर को अपने ऊपर वो लपेटता है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून, तो जब वो स्पिनिंग कर रहा होता है कोकून, अ सिल्क वॉर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू प्यूपा, और तो जो सिल्क वॉर्म है वो प्यूपा बन रहा होता है अंदर। नाउ फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब उसने जो प्यूपा था उसने कोकून बना लिया, अपने ऊपर सिल्क फाइबर ले लिया। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सिल्क है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कोकून तो बन गया, ठीक है, और अब इससे सिल्क किस तरीके से ऑब्टेन्ड होती है तो वो चीज़ पढ़ेंगे। नंबर 1, बॉयलिंग। बॉयलिंग में the cocoons are first boiled in hot water or treated in oven to kill the larva inside। ये पढ़ के तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता ना, क्योंकि अभी तक हम लाइफ साइकिल पढ़ते आए हैं। सिल्क को ऑब्टेन करना है तो जो सेरीकल्चर करते हैं, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोकून्स को लेकर उबलते हुए पानी में डाल देते हैं या ओवन्स में रख देते हैं, ताकि जो कोकून के अंदर लार्वा है ना वो मर जाए। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल्ड, अगर, अब ये प्रोसेस करते क्यों हैं, क्यों मारते हैं, अगर उस लार्वा को नहीं मारा जाएगा एंड अलाउ टू ग्रो, और हम उसको बड़ा होने देंगे,
दे विल ब्रेक द कुकून, तो वो कुकून को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ सिल्क फाइबर। तो जो कुकून के ऊपर फाइबर एक इस तरीके से लिपटा हुआ था, लंबा फाइबर, थिन फाइबर, वो तो टूट जाएगा बीच बीच में से, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुकून को लेकर गर्म पानी में, एक उबलते हुए पानी में डाल देते ताकि लार्वा मर जाए और वो उसको स्प्लिट करके बाहर ना आ पाए और हमें एक फाइन थ्रेड मिल जाए। सो द हॉट वाटर soften the silk gum sericin so as to allow the unwinding of the silk fiber. ओके, और जो गर्म पानी में हमने डाला इसको, कुकून को, वो क्या करता है, जो उसके ऊपर सेरिसिन थी, जो पहले लिक्विड था, आफ्टर सॉलिडिफाइड हुआ था, वो अगेन क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और क्या अलाउ करता है, ताकि उसको हम, जो उसके फाइबर्स हैं, उसको अनविंड कर पाए, उसको अलग कर पाए एज वन कंटिन्यूस थ्रेड। क्योंकि देखो हार्ड होगा तो वो टूट जाएगा, तो वो सेरिसिन क्या होता है, गर्म पानी में डालकर सॉफ्ट हो जाता है और इस तरीके से हम एक फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं इन अ कंटिन्यूस थ्रेड। नंबर 1 बॉइलिंग कर लिया। नंबर 2 रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून इज कॉल्ड द रीलिंग ऑफ द सिल्क। क्या होता है रीलिंग द सिल्क, मतलब जो कुकून था उसके अंदर से थ्रेड को निकालना, फ्रॉम द कुकून इज कॉल्ड द reeling of the silk. Reeling is done in special machines which unwind the thread of fibers of the silk of the cocoon. अब ये जो रीलिंग है ना, एक स्पेशल मशीन्स में की जाती है, जो मशीन अनविंड कर देती है थ्रेड्स ऑफ द फाइबर्स, कुकून से अलग कर देती है, ठीक है। द फाइबर्स ऑफ द कुकून आर टू फाइन, वो इतने पतले होते हैं, एंड डेलिकेट टू हैंडल। जो फाइबर्स हैं अभी कुकून में, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं क्योंकि सॉफ्ट भी हो गए होते हैं। सो मैनी ऑफ दैम 3 to 10 fine filaments are reeled together to yield a strong thread. देखो अगर हम एक थ्रेड को लेके उसका धागा बनाएंगे ना, तो वो इतने फाइन है, बोला है कि वो टूट सकते हैं। तो क्या करते हैं, 2 से 3 फाइबर्स को इकट्ठा लेके ऐसे लपेटा जाता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। सो 3 to 10 फाइबर फिलामेंट्स लेकर रील कर दिया जाता है टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड कॉल्ड अ रॉ सिल्क, और इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क बोलते हैं। द डैमेज्ड और द वेस्ट कुकून्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड द स्पन सिल्क, और जो टूट गए होते हैं फाइबर्स, उससे लोअर क्वालिटी की सिल्क बना देते हैं, जिससे बोलते हैं स्पन सिल्क बोलते हैं। नाउ थ्रोइंग, व्हाट इज थ्रोइंग, द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रॉन सिल्क। तो जब उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है रॉ सिल्क को, उससे क्या बना लेते हैं, थ्रोन बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रोइंग। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रोइंग। सो थ्रोइंग से क्या होता है, दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। तो इससे क्या होता है कि जो सिल्क के फाइबर्स हैं वो आपस में स्प्लिट नहीं होते, अलग अलग नहीं हो जाते, एक साथ रहते हैं। अब हमें सिल्क का फाइबर भी ऑब्टेन्ड हो गया, हमने थ्रोइंग भी कर ली। नाउ डाइंग, मतलब कलर करना है, क्योंकि सिल्क तो साड़ीज़ आपने देखने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जो मैन होते हैं आजकल वो सिल्क का कुर्ता भी पहनते हैं, राइट, तो डाइंग करते हैं। सो थ्रॉन सिल्क इज़ देन डाइड फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स। तो जो अब हमें थ्रॉन सिल्क मिला, उसको कलर किया जाता है, डाई किया जाता है फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स। द डाइड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। अब जो डाई हो गए होते हैं उनको ऐसे लपेट के बना लिया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स, और जो वीवर्स होते हैं वो उनको सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट अस समराइज द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क मोथ। तो इस तरीके से होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल होती है और किस तरीके से जो सिल्क है वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द सिल्क मोथ, फ्रॉम द कुकून। तो इसको बहुत समराइज, मतलब छोटे वे में दे रखा है, दैट फीमेल सिल्क मोथ होती है, इट लेज एग्स, और उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है जहाँ पे हैचिंग होती है। तो हमें क्या मिलता है, लार्वा मिलता है। दे फीड ऑन द मलबेरी लीव्स, मलबेरीज खा के वो बड़े हो जाते हैं, कुकून बनाते हैं लिपट के ना एट फॉर्म। फिर उनको बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन। तो इससे क्या हो जाता है, जो लार्वा होता है अंदर वो कुकून का, वो मर जाता है। फिर रीलिंग करते हैं, रीलिंग मतलब थ्रेड को अलग करना फ्रॉम द कुकून। सिल्क थ्रेड बन गया, हमें क्या मिल गया, रॉ सिल्क। फिर उसको थ्रोइंग करके क्या बन जाता है, थ्रॉन सिल्क बन जाता है। देन हम उसकी डाई कर देते हैं, कलर सिल्क बन जाती है। देन वीविंग करके सिल्क क्लॉथ बन जाता है, ठीक है। नाउ इट इज़ अबाउट टू एंड। डू यू नो
Sericultural industry is a source of number of the occupational diseases by which workers employed in almost all processes are adversely affected. क्या कह रहे हैं कि जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस कॉज करती हैं वहाँ के वर्कर्स के लिए, जो कि उनकी हेल्थ को एडवर्सली गलत तरीके से अफेक्ट करती हैं. सिवरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब सांस की बीमारियाँ, बहुत सारी सांस की बीमारियाँ ऐसी होती हैं सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड द अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द वेपर अराइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग कुकून्स एंड द रीलिंग ऑफ द सिल्क. तो ये डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स का स्वेलिंग एंड द अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम. क्यों? कि जब वो कुकून्स को बॉयल कर रहे होते हैं तो उनके जो वेपर्स आते हैं उनको वो सांस के साथ अपने अंदर ले लेते हैं, और ड्यूरिंग द रीलिंग ऑफ द सिल्क तो उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं. बॉइलिंग ऑफ द कुकून्स इन वाटर टू किल द वर्म्स विद द कॉन्स्टेंट डिपिंग ऑफ द बेयर हैंड्स रिजल्ट इन ब्लिस्टर. और जब वो कुकून को बॉयल कर रहे होते हैं ना कि किल वर्म्स को किल करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने जो मतलब कवर नहीं होते उनके हाथ, और इस तरीके से उनको डिप करते हैं. तो उन और वो पानी बॉयल हो रहा होता है, तो उससे उनकी जो स्किन होती है उनके ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं. रॉ स्किन बहुत ऐसी कच्ची सी हो जाती है. पीलिंग ऑफ स्किन, ऐसी स्किन जो है उन वर्कर्स की उतरने लग जाती है. एंड द स्किन इन्फेक्शन, हमारी जो अपर लेयर है ना, हमको स्किन इन्फेक्शन से बचाती है. तो अगर वो ही हट जाएगी तो क्या होगा, बहुत ईजिली क्या है, स्किन इन्फेक्शन हो सकती हैं. ठीक है. सो हम सोचते हैं कि सारे काम हमारे ही काम मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है. ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका अपना काम अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, और कोई काम छोटा नहीं होता है. वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स ऑक्यूपेशंस. सो दैट्स ऑल with this chapter. Hopefully you enjoyed and you definitely understood. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, so please comment. I will make that topic again, try to teach you. And if you like my videos, please subscribe my channel. Thank you so much.